देखिए, आज जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट में, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस टॉपिक इज़ ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। द टॉपिक नेम इज़ क्रेडिट डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं आपको कि डेरिवेटिव आपने एसएपीएम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लास्ट सेमेस्टर में, राइट। डेरिवेटिव्स को एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं। आर दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स whose values are derived from the underlying assets, right। बेसिकली डेरिवेटिव का जो इन्वेंट किया गया था वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ही किया गया था। जो अनसर्टेनिटी है, जो कि फ्यूचर में रिस्क अराइज हो सकते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड रेट था, फ्यूचर्स थे, फ्यूचर डेरिवेटिव्स थे, राइट, ऑप्शंस थे, उसके थ्रू हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में देखा है कि कैसे हम लोग रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। अब चूंकि रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली लास्ट क्लास में आपको याद होगा इशूअर होता है एंड देन इन्वेस्टर होता है। इशूअर क्या करता है? बॉन्ड को इशू करता है, राइट। बॉन्ड को इशू करने के बाद इन्वेस्टर जो खरीदता है, तो इन्वेस्टर को भी खतरा बना हुआ है, राइट। इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया हुआ है, उसका एक्सपोजर अमाउंट है, राइट। तो जो भी टू द ट्यून ऑफ एक्सपोजर अमाउंट उसने जो पैसा लगाया हुआ है, वो उस पर रिस्क हमेशा बना हुआ है, राइट। उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रेडिट डेरिवेटिव का कैसे यूज होता है, ठीक है। सो देखिए, क्रेडिट डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पे। क्रेडिट डेरिवेटिव इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इन विच द अंडरलाइंग इज अ बोरोवर्स क्रेडिट क्वालिटी, ठीक है। आपको जैसे पता है कि डेरिवेटिव में अंडरलाइंग एसेट होता है, तो यहाँ पे क्रेडिट डेरिवेटिव में अंडरलाइंग जो होगा वो क्या होगा, इसमें बोरोवर्स क्रेडिट क्वालिटी, जो इशूअर है, जो बॉन्ड इशू कर रहा है, जो आपसे पैसे ले रहा है, ठीक है, उसकी क्या क्रेडिट क्वालिटी है वो अंडरलाइंग हो जाता है, राइट। बेसिकली 3 तरीके के क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो हमें पढ़ने हैं वो ये हैं। पहला है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है, जिसको शॉर्ट में CDS भी बोलते हैं। सेकेंड वन है कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, CDO, एंड थर्ड वन इज क्रेडिट लिंक्ड नोट, राइट। वन बाय वन इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर सिर्फ फोकस कीजिएगा कॉन्सेप्ट्स पे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डायरेक्टली आप डेफिनेशंस पे जंप करेंगे और वहाँ से याद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी फील हो, बट पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद डेफिनेशंस याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। डेरिवेटिव दिमाग में बस ये बैठा के रखना है आपको कि डेरिवेटिव का यूज़ जो करते हैं इस पार्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को हेज करने के लिए, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था, बट आजकल तो ये डिफरेंट वेज में भी यूज़ होने लगे हैं, स्पेकुलेशन में भी यूज़ होने लगे हैं, आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी यूज़ होने लगे हैं, एंड ऑफ कोर्स हेजिंग के लिए तो बना ही था ये, राइट। तो क्रेडिट डेरिवेटिव्स में सबसे पहला जो देखेंगे वो होगा आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, राइट। अब ये होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि जब भी कोई बॉन्ड इशू करता है, पैसे रेज करता है बाय इशूइंग दी कॉर्पोरेट डेट, राइट, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बोरोवर भी कहते हैं, बिकॉज वो बॉन्ड इशू कर रहा है, ठीक है। नाउ इनसे बॉन्ड खरीदता कौन है? इनसे बॉन्ड नॉर्मल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर्स मतलब हमारे और आपके जैसे लोग, राइट। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी खरीदते हैं, राइट। जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, राइट। चूँकि उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है, तो वो भी एक इन्वेस्टर है, तो वो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रिस्क किसको होगा? जो पैसा ले रहा है या जो पैसा दे रहा है? रिस्क किसको है? रिस्क है इन्वेस्टर को, और जो कि उसको लेंडर भी कहते हैं, इसको रिस्क है। क्या रिस्क है? कि जो इसने जो ये बॉन्ड खरीदा है और जो बॉन्ड इशूअर ने उसको प्रॉमिस किया था कि इनको कूपन देंगे, इंटरेस्ट देंगे, EMIs देंगे, एंड जब वो मैच्योर हो जाएगा, जितने दिन के लिए इसने पैसे लिए थे, उस मैच्योरिटी डेट पे इसको पूरा पैसा मिल जाएगा। वो सारा का सारा जो एक्सपोजर अमाउंट था उस पर खतरा बना हुआ है, राइट। अब उस खतरे को मिनिमाइज कैसे करेगा ये इन्वेस्टर्स, राइट। अब देखो, इसके लिए इन्वेंट किया गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, राइट। ये क्रेडिट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। अब ये क्या करेगा, देखो मार्केट में एक प्लेयर होता है, ठीक है, प्रॉमिस सेलर। जैसे देखिए, आपको पता होगा लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस में आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, राइट, कि अगर
भगवान ना करे इन फ्यूचर में अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, ठीक है, जिसमें डेथ हो जाती है पर्सन की, तो उसके फैमिली को कौन देखेगा? तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो इतना अमाउंट आपके फैमिली वाले को दे दिया जाएगा, राइट? तो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट समझ में चलिएगा। प्रॉमिस सेलर, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस के भी केस में प्रॉमिस सेलर होता है, वो प्रॉमिस सेल करता है, राइट, कि अगर कुछ ऐसा हो गया, कुछ खतरा हो गया तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। वैसा ही एक न्यू प्लेयर आता है मार्केट में जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस सेलर। अब वो क्या करेगा? वो बोलेगा ठीक है इन्वेस्टर जी, आप क्या कीजिए, आपको अगर खतरा बना हुआ है कि आपका पैसा लगा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि अगर इसने, बोरोवर ने आपका पैसा नहीं दिया तो वो पैसा जितना भी एक्सपोजर अमाउंट होगा, हो सकता है कि ये 2 साल के बाद डिफ़ॉल्ट करे, तो 2 साल से लेकर मैच्योरिटी डेट तक जितना भी पैसा आपका बचा हुआ होगा, जितना भी पैसा बचा हुआ है वो कौन देगा? प्रॉमिस सेलर इनको दे देगा, ठीक है। अब ये फ्री में तो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच नहीं होगी, राइट। लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस आप खरीदते हैं, खरीदने के लिए आप क्या पे करते हैं? लाइफ इंश्योरेंस को प्रीमियम पे करते हैं, तो वो प्रीमियम लेता है और बदले में क्या बोलता है कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो उस केस में आपको मुआवजा दिया जाएगा, राइट। वैसे ही ये प्रॉमिस सेलर बोलेगा कि अगर ये डिफॉल्ट किया, ठीक है, उस केस में मैं आपको पैसा दूंगा जितना भी इसका डिफॉल्ट मनी होगा, राइट, जितना भी आपका पैसा एक्सपोजर अमाउंट होगा, ठीक है, बट बदले में आपको भी मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा, राइट। अब ये प्रीमियम हर महीने इन्वेस्टर को इसको देना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो पैसा यहाँ दिया, यहाँ पे खरीदा हुआ है, और प्लस उस रिस्क से बचने के लिए प्रॉमिस सेलर को कुछ कुछ पैसे प्रीमियम के रूप में देने पड़ेंगे, जो कि ये जो रिस्क है डिफॉल्ट का उसको ये कवर करेगा, ठीक है। तो प्रॉमिस बायर आ गया, और प्रॉमिस बायर कौन होता है? यही इन्वेस्टर होता है जिसने बॉन्ड खरीदा था, ठीक है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो होता है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रॉमिस बायर एंड प्रॉमिस सेलर, वेयर इन प्रॉमिस सेलर promises to whom? Promise buyer that in case of default by the issuer, whatever money is left will be given by us to you, right? Okay, and in exchange of that you will have to pay us premium, correct? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका डेफिनेशन अब आप देख लीजिए। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, a credit protection buyer and a credit protection seller, in which the buyer makes a series of cash payments, ठीक है, buyers वही series of cash payment क्या होता है? ये premium, right, to the seller and receives a promise of compensation for credit losses. Credit losses का मतलब क्या हुआ? Default, जो exposure amount जो loss होगा resulting from the default, that is a predefined credit event of a third party, ठीक है। I hope इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अभी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मॉर्गेज लोन के बारे में समझते हैं, ठीक है। मॉर्गेज लोन के बारे में इसलिए आपको समझा रहा हूँ बिकॉज इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, वो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप मॉर्गेज के बारे में नहीं जानिएगा, ठीक है। पहले मॉर्गेज लोन समझिए होता क्या है। सपोज दिस इज अ जेंटलमैन, ओके, और ये प्रॉपर्टी ये ओन करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है, राइट, इनकी प्रॉपर्टी है, बट इनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पैसों की ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए किसके पास अप्रोच करेंगे? ये जाएंगे बैंक के पास, राइट, बैंक पिक्चर में आ गया, ठीक है। अब बैंक क्या बोलेगा? ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा, बट उसके एक्सचेंज में आप एक एग्रीमेंट साइन कीजिए, ठीक है। एक मॉर्गेज डीड बनाएगा ये बैंक इनके बीच में, ठीक है। मॉर्गेज डीड में क्या लिखेगा कि आपको मैं पैसे दूंगा और आपको हर महीने मुझे ईएमआई पे करने हैं, ठीक है। बट इन केस आपने अगर डिफ़ॉल्ट किया, आपने पैसा ले लिया बट पैसे आपने देना बंद कर दिया, ईएमआई देना बंद कर दिया, तो उस केस में हमारे पास राइट होगा कि हम आपकी प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल करके जितना भी हमारा बकाया रहेगा वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। जितना भी बकाया रहेगा वो रिकवर कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मॉर्गेज डीड कहलाती हैं, ठीक है। ये जो भी मैंने अभी बोला ये सारी चीज़ें मॉर्गेज डीड में उस एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी, ठीक है। अगर ये चीज़ इनको एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, तो बैंक इनको मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे मॉर्गेज क्या किया बैंक ने?
मॉर्गेज का मतलब क्या हुआ? मॉर्गेज का मतलब हुआ कोलैटरल, ठीक है, कोलैटरल, ये कोलैटरल रहा, ठीक है। अब ये लोन क्या होगा? अब इस लोन को क्या बोलेंगे हम लोग? सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। सिक्योर्ड लोन इसलिए भी बोलेंगे बिकॉज लोन तो दिया इसने, बट वो लोन सिक्योर हो गया क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया है कि अगर ये चुका नहीं पाएंगे तो बैंक के पास एक राइट होगा कि इनकी प्रॉपर्टी को वो सेल करके अपना जो भी बकाया राशि होगा उसको रिकवर बैंक कर लेगा, राइट। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिक्योर्ड लोन, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जहाँ पे कोई एक पीछे में कोई संपत्ति नहीं है, ठीक है, वो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, ठीक है। जैसे नॉर्मल लोन हो गया, राइट, नॉर्मल पर्सनल लोन ले लिया, पर्सनल लोन में कुछ सिक्योरिटी रखी नहीं जाती है, राइट, वो सब अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है, ठीक है। तो मॉर्गेज का मतलब क्या हुआ? अमाउंट तो दे दिया और साथ में ये इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पे करेंगे, बट इन केस अगर इन्होंने डिफॉल्ट किया तो बैंक के पास राइट होगा इस प्रॉपर्टी को सेल करके पैसे रिकवर कर सकती है बैंक, ठीक है। अब इसी चीज़ को, इसी संपत्ति को हम लोग कोलैटरल बोलते हैं, ठीक है, और इसी को सिक्योर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखो, बैंक ने तो उनको लोन दे दिया था, राइट, बट बैंक के पास सिर्फ वही एक कस्टमर है। जरा ध्यान से सोचो, बैंक के पास और भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो उनको भी लोन प्रोवाइड करने की ज़रूरत बैंक को होगी, बिकॉज बैंक का बिजनेस ही यही है, ठीक है। मान लो कि 3 और कस्टमर्स आ गए बैंक के पास, ठीक है, तो इनको पैसे देने हैं, राइट, इनको पैसे देने हैं, ठीक है, और पैसों की कुछ कमी हो रही है बैंक के पास, राइट। तो देखो, हो सकता है कि बैंक का तो ये काम है, बैंक के पास इनफ पैसे हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक कस्टमर को दिया तो बाकियों के पास कैसे कमी हो गई, बैंक का तो ये बिजनेस ही है। ये तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, राइट, बैंक का ये काम है। तो कोई कस्टमर ऐसा आ गया तो उस टाइम में बैंक ये तो नहीं बोलेगी नहीं अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आप बाद में आइए, ठीक है। तो किसी भी कस्टमर का अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, अगर अच्छा कस्टमर है, तो उसको लौटाना नहीं है, बट बैंक के पास चूंकि इनफ कस्टमर्स होते हैं और उनको ऑलरेडी लोन दिया होता है मार्केट में, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जबकि बैंक के पास पैसा ना हो, ठीक है। तो इसके लिए एक न्यू चीज़ इन्वेंट की गई और वो चीज़ है आपका स्पेशल पर्पस एंटिटी, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ठीक है बैंक आपको इनको लोन देना है तो आप हमसे पैसा लीजिए। स्पेशल पर्पस एंटिटी, इसी को स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बोलते हैं, ये लोग इनको पैसा देंगे और ये क्या बोलेंगे कि जो आपने इनको लोन दिया है ना, ठीक है, वो आप हमें दे दीजिए, ठीक है, वो लोन मुझे सेल कर दीजिए, ठीक है। वो जो लोन था इनके लिए, इन लोगों को दिया है, ये तो इसके लिए एसेट था बैंक के लिए, वो अब संपत्ति हमें दे दीजिए और हम लोग जो ये कस्टमर्स आपको ईएमआई देंगे, ठीक है, सॉरी प्रीवियस कस्टमर जिनको आपने लोन दिया हुआ है, वो जो आपको ईएमआई दे रहे थे अब डायरेक्टली हमें ईएमआई देंगे, ठीक है। अब ये ईएमआई उनसे रिसीव करेंगे, ठीक है। तो मॉर्गेज डीड जो था इस बैंक ने स्पेशल पर्पस एंटिटी को सेल कर दिया, ठीक है। जब सेल करेगा इसको तो ये कुछ पैसा देगा, तो बैंक के पास पैसा आ गया, ठीक है। अब बैंक उस पैसे का यूज़ करके फर्दर मॉर्गेज लोन मार्केट में दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू एंटिटी पिक्चर में आई जिसको मैंने कहा इन्वेस्टमेंट बैंकर, वो एक स्पेशल पर्पस एंटिटी बनाते हैं, ठीक है, और जिसमें जो भी एग्जिस्टिंग लोन है बैंक्स के द्वारा उसको वो लोग खरीदते हैं, ठीक है। अब सिर्फ एक ही लोन को नहीं खरीदते, बहुत सारे लोन्स को खरीदते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, अब ये लोन खरीदने के बाद उसको एक बास्केट में रखते हैं, ठीक है, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। ये वो जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी ये एसेट्स जिन्होंने बैंक से खरीदा, ठीक है, हो सकता है वो मॉर्गेज लोन का एसेट्स हो, इस एग्जांपल में हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड का लोन हो, क्रेडिट कार्ड पे भी लोग लोन लेते हैं, उस पर भी ईएमआई चुकाते रहते हैं, तो वो भी खरीद लेता है, राइट। फिर कभी कभी कोई एंटिटी क्या करती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है, राइट, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट वगैरह आती रहती है, तो वो भी इनडायरेक्टली ये स्पेशल पर्पस एंटिटी खरीद लेती है, ठीक है। तो ये लोग पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक ट्रांच क्रिएट करेंगे जिसमें मॉर्गेज बैक लोन्स होंगे, राइट, उसमें क्रेडिट कार्ड लोन्स होंगे, उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे डिफरेंट, राइट, और उनका एक पोर्टफोलियो ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन करके एक
सिक्योरिटी मार्केट में इशू कर देते हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, एक सिक्योरिटी मार्केट में इशू कर दिया, ठीक है, इशू कर देते हैं और उसको फिर नॉर्मल इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो बैंक के पास रिस्क था, पहले वो रिस्क कहाँ ट्रांसफर किया, इसको, और ये रिस्क फिर से कहाँ ट्रांसफर हो गया, इन्वेस्टर को, ठीक है। अब इन्वेस्टर इसको खरीदेगा। अब इन्वेस्टर क्यों खरीद रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, जो भी मॉर्गेज लोन होता है ना, उस पर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स चार्ज करते हैं, बिकॉज वो सिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो स्पेशल पर्पस एंटिटी को सेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेशल पर्पस एंटिटी इसको खरीदती है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है, तो यहाँ से बैंक को फ़ायदा हो गया। अब ये स्पेशल पर्पस एंटिटी हो गया, ठीक है, इन्होंने इसको मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है। अब चूंकि मार्केट में इसको इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट का डिमांड करेंगे, तो इसकी प्राइसेस कम होगी, राइट। तो बेसिकली रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, और यही रिस्क जो है, जो बेसिकली इन्वेस्टर से ही इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, इन्वेस्टर से ही इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र कर दिया। यही कारण था कि सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस 2008 का जो यूएस में हुआ था, यही वजह था, ठीक है। बैंक्स ने बिना क्रेडिट स्कोर एंड बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक किए हुए सबको लोन देना स्टार्ट किया, बिकॉज बैंक को पता था कि वो अल्टीमेटली हम लोग स्पेशल पर्पस एंटिटी को सेल कर देंगे और वो उसका एक सिक्योरिटी बना के नॉर्मल इन्वेस्टर को ही ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और जब इन्वेस्टर खरीदता है तो वो अमाउंट स्पेशल पर्पस एंटिटी को चला जाता है। बेसिकली ये सारे के सारे बीच में ब्रोकर्स हैं, जो कि एक मैकेनिज्म के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, राइट। इन्वेस्टर को ज़रूरत थी, वो लोन मिला, और फर्दर रिस्क, वही रिस्क इन्वेस्टर को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ठीक है, ये जो सिक्योरिटी जो यहाँ इशू हुआ, जो स्पेशल पर्पस एंटिटी ने किया, इसी को बोलते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, ठीक है। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी क्यों बोला, क्योंकि इस पोर्टफोलियो में मॉर्गेज लोन्स थे, ठीक है। जो भी लोन्स जो खरीदा था इस स्पेशल पर्पस एंटिटी ने बैंक से, ठीक है, जो कि बैंक ने इशू किया था नॉर्मल इन्वेस्टर्स को, ठीक है, उसका एक सिक्योरिटी बना के मार्केट में इसने सेल कर दिया, नॉर्मल इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब ये जो सिक्योरिटी इशू हो जाती है, ये मार्केट में ट्रेड करने लगता है। हो सकता है कि ये इन्वेस्टर किसी दूसरे को बेच दे, दूसरा किसी तीसरे को बेच दे, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काफ़ी होती है, तो ये जो सिक्योरिटी होता है वो काफ़ी लिक्विड इन नेचर होता है, ठीक है, ओके। और इसी को एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज क्यों हो गया, बिकॉज ये सब क्या था, बैंक के लिए एसेट था, मॉर्गेज लोन्स, क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंसेस लोन था वो, ठीक है, जो बैंक्स ने बॉन्ड्स वगैरह खरीदा था, ठीक है, तो ये सारे के सारे एसेट्स होते हैं, तो इसको ही एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक बार डेफिनेशन कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, जिसको शॉर्ट में सीडीओ भी बोलते हैं, उसका एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, वो क्या होता है। सो दिस इज सीडीओ इज क्रिएटेड बाय इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थ्रू स्पेशल पर्पस एंटिटी हु गैदर कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स, ठीक है। कैश फ्लो जनरेटिंग मतलब ईएमआई, इंटरेस्ट, वो क्या होता है, कैश फ्लो ही तो होता है, जो टाइम टू टाइम जो बॉन्ड इशूअर होता है वो देता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को, सच एज मॉर्गेजेस, बॉन्ड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डेट, एंड रीपैकेज देम इनटू डिस्क्रीट क्लासेस और ट्रांचेस बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क एज्यूम्ड बाय द इन्वेस्टर, ओके। वो जो पोर्टफोलियो क्रिएशन वाली जो बात बोली थी, ठीक है, रीपैकेज का मतलब क्या होता है, सेम पोर्टफोलियो क्रिएट करना, एक नया पैकेज क्रिएट कर देना, ठीक है। These tranches of securities become the final investment products, bonds, whose name can reflect their specific underlying assets. तो underlying assets क्या हो गए, वही assets हो गए। कौन से assets, cash flow generating assets, ठीक है। तो डेरिवेटिव हो गया ये, ठीक है, जहाँ underlying asset आया वो डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, mortgage backed securities are comprised of mortgage loans, and asset backed securities contain corporate debt and auto loans or credit card debts. ओके, आई होप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रेडिट लिंक्ड नोट्स देखेंगे कि वो क्या होता है। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।